sufficiency, करेक्ट, इनसफिशिएंसी। उसके बाद inadequate loan amount, right? Inadequate loan sanctions, right? फिर less network of rural credit system, right? मतलब less branches होना लोगों के पास। तो ऐसे जो सब प्रॉब्लम्स थे जो हमने देखे थे, और ड्यूरिंग व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम इज फेसिंग, और उसमें से हमने 5 प्रॉब्लम देखे थे, और वी वर टॉकिंग अबाउट द 6th प्रॉब्लम, दैट वाज रेट टेपिज्म। और मैंने आपको पूछा था कि व्हाट इज द रेट टेपिज्म। तो आपने मुझे आंसर नहीं दिया था ऑब्वियसली, लेकिन मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे एक टेबल से दूसरे टेबल तक फाइल पहुंची जाती है, उसके पीछे बहुत टाइम लगता है, तो डिले हो जाता है, और उसमें बहुत खर्चा भी होता है। तो थ्रू आउट आपके सब सिग्नेचर हो, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा बार वो ऑफिस में जाना पड़ता है, कंटिन्यूस विजिट करना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि उनको आपके फाइल पे साइन करना चाहिए, आपका काम होना चाहिए। सो दैट कंप्राइजेस एज अ रेट टेपिज्म, क्योंकि आपकी फाइल बढ़ती जाती है रेट टेप में, मतलब जो बाइंड की जाती है वो। सो दैट्स वाई रेट टेपिज्म इज वन ऑफ द वेरी worst situation and the real situation in our system. Okay, let's see. तो हमने ये देखा कि ग्रोविंग ओवरड्यूज थे, मतलब ज़्यादा किसानों को मतलब पे करना पड़ता है, क्योंकि वो पहले पे नहीं कर पाते, तो उनका पेमेंट का जो रहता है वो बढ़ता जाता है, जितना पेमेंट करना ड्यू है वो। उसके साथ साथ हमने इनएडिक्वेट कवरेज भी देखा था, और उसके बाद जस्ट अ मिनट, ओके, रेट टेपिज्म के बारे में हम देख रहे हैं। सो दैट इज इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज सब्जेक्टेड टू रेट टेपिज्म. Credit institutions are still adopting cumbersome rules and formalities for advancing loans to farmers, which ultimately force the farmers to depend more on costly non-institutional sources of credit. तर एवढी सगळी कागदपत्र लागतात, एवढा जास्त वेळ लागतो की ते कंप्लीट करेपर्यंत फार्मरला पेशन्स राहत नाही. सो फार्मर क्या सोच लेता है कि इतने ज्यादा, ज्याला मराठीत खेटे घालणं म्हणतात, इतने ज्यादा बार ऑफिस को जाना आना, लोगों को बोलना अरे हमें लोन दीजिए लोन दीजिए, तो ये सब जो प्रॉब्लम है वो टालने के लिए वो क्या बोल देता है, ठीक है गांव में जो लैंडलॉर्ड है, जमींदार है, या फिर ऐसा कुछ है, उससे ही लोन लेते हैं, साहूकार है उससे लोन लेते हैं। तो अगेन ही puts himself in that vicious circle due to rate tapism. Okay, so that's about the problems in rural credit system. सो ऑब्वियसली अगर प्रॉब्लम्स है तो हमारे पास मेजर्स भी रहने चाहिए टू इम्प्रूव दिस सिस्टम, जो हमने पहले से ही देखा है. सो व्हाट आर द मेजर्स ऑफ इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल क्रेडिट? The following measures have been taken for improving agricultural credit flow and bringing down the rate of interest on farm loans. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फार्म लोन्स मतलब जो रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो कम करने के लिए, और एग्रीकल्चरल क्रेडिट का फ्लो इम्प्रूव करने के लिए, लोगों तक अच्छे से क्रेडिट पहुंचे, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए. तो फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चरल क्रेडिट फ्लो target for 2013-14 was fixed at rupees 7,000 crores and achievement was rupees 7,30,765 crores provisional as against rupees 6,07,375 crores in 2012-13. तो मतलब क्या टारगेट रखा था, 7 लाख करोड़ का एग्रीकल्चरल क्रेडिट फ्लो होना चाहिए. अचीवमेंट प्रोविजनल मतलब जो पोटेंशियल अचीवमेंट हो सकता है वो कितना था, 7,30,000 करोड़, और उसके पहले साल में कितना कंप्लीट हुआ था, 6,07,375 करोड़ इन 2012-13. अगेन द नंबर्स एंड द सिस्टम एंड द एवरी डिटेल इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी कंसिडर MCQ, and if we consider bigger answer, even majors, if the majors are asked, explain the problems and measures to improve agricultural credit, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, right? Agricultural credit flow target for 2014-15 has been fixed at rupees 8 lakh. तो 14-15 के लिए वो जो 7 लाख का टारगेट था वो 8 लाख तक बढ़ाया गया, 8 लाख करोड़. तो इसके ऊपर करोड़ के आपको 000 लगवाने. ओके, विच अचीवमेंट हैज बीन
rupees 3,70,828.60 crores provisional up to 30th September 2014. मतलब पहले 6 महीने में ये 3,70,000 तक अचीव हुआ है, अप टू हाफ वी कैन से क्रोर्स, 3,70,000 समथिंग समथिंग क्रोर्स. ओके, दूसरा वाला, फार्मर्स हैव बीन अवेलिंग ऑफ क्रॉप लोन्स अप टू अ प्रिन्सिपल अमाउंट ऑफ 3 lakhs at 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट. तर फार्मर्स लाईक साधारण किती लोन्सची गरज म्हणजे ते घेत होते, तर 3 lakhs तक लोन ले रहे थे जिसका इंटरेस्ट रेट 7% था. द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फार्मर्स हु प्रॉम्प्टली रीपे देयर लोन्स इज 4% पर एनम ड्यूरिंग 14-15. तो जो अच्छे से पे करते हैं, इफेक्टिव पेमेंट करते हैं, रीपेमेंट करते हैं लोन का, वो फार्मर्स के लिए ये जो 7% का इंटरेस्ट लोन था वो 4% तक घटाया गया, मतलब उनका थोड़ा फायदा करवाने के लिए. ओके, दैट वाज लाइक टू मोटिवेट देम टू गेट up to 3 lakh loans at the 4% instead of 7% per annum. ओके, इंटरेस्ट रेट. तुम्हाला या दोन नॉट अचिव्हमेंट मेजर्स समजले. पहिलं गोष्ट, तुम्ही टार्गेट क्रेडिट फ्लो किती ठरवलाय, पहिला पॉइंट. दुसरा पॉइंट की तुमचा इंटरेस्ट रेट कमी केलाय फ्रॉम 7% to 4%. ओके, इन 14-15. In order to discourage distress sale crops by farmers, distress sale crops का मतलब होता है कि जब भी कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आए या फिर फार्मर को ऐसे लगे कि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो क्या करना शुरू कर देता है, he starts selling his crop at. Yep, apologies from my side. Okay, इंटरनेट कनेक्शन. सो जैसे ही डिस्ट्रेस बढ़ते जाता है कि फ्यूचर के बारे में डिस्ट्रेस की क्या हो सकता है, क्या प्राइस गिरेंगे क्रॉप्स के, क्या प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, जो हमने देखा था, तो उस टाइम क्या हो जाता है, किसान ना अपना क्रॉप जो भी कम प्राइस है वो बेच देता है. सो दैट इज अगेन वन ऑफ वेरी बैड काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, क्योंकि ऐसे सिचुएशन क्रिएट करवाई जाती है ट्रेडर्स से, इंटरमीडिएरी अथॉरिटीज से, कि प्रेजेंट में कम रेट आए, मतलब कम रेट में उनको प्रोक्योरमेंट करने का मौका मिले. तो वो ना ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस बहुत गिरने वाला है, आप अभी के लिए बेच दो, अभी के अभी बेच दो. तो किसान जो भी प्राइस उसको मिलती है ना उसमें बेच देता है. तो क्या होता है, उसका तो नुकसान हो जाता है, ट्रेडर का बहुत फायदा हो जाता है क्योंकि उसको कम दाम में प्रोक्योर करने के लिए मिलता है. सो in order to discourage this kind of distress sale of crops by farmers, the benefit of interest subvention has been made available to small and marginal farmers having Kisan credit cards for a further period up to 6 months post harvest के बाद. इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब इंटरेस्ट पे थोड़ी सूट मिलना, या फिर इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाना, मतलब पूरा का पूरा कुछ टाइम के लिए कम कर देना. ये सब फैसिलिटीज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को दिए जाते हैं अगर उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पॉइंट, किसान क्रेडिट कार्ड. ये 6 मंथ्स के लिए अवेलेबल होता है पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब हार्वेस्ट के बाद 6 मंथ्स के लिए आपका इंटरेस्ट सबवेंशन हो सकता है. ओके, अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो, एट द सेम रेट एज अवेलेबल टू क्रॉप लोन. अदर फार्मर्स हैव बीन ग्रांटेड. तो ऐसे भी हो सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड से आप वहां से पैसे उठाकर अभी के लिए इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हो सेम रेट पे, अभी के लिए लोन रिपेमेंट कर सकते हो, और फिर जब आपको पैसे मिले पोस्ट हार्वेस्ट तो उसके बाद आप पे कर देना किसान क्रेडिट कार्ड में. जैसे नॉर्मल क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है वैसे ही ये क्रेडिट कार्ड का सिस्टम भी रहता है, जस्ट दैट किसान को रेडीली पैसे अवेलेबल हो, इसके लिए कार्ड है. ओके, against the negotiable warehouse receipts NWRs at the same rate as available to crop loan. तो इसके साथ साथ क्या होता है, निगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट, मतलब थोड़े टर्म्स एंड कंडीशन जिसके निगोशिएबल रह सकते हैं, बार्गेन हो सकते हैं, वैसे वेयरहाउस के रिसीट्स भी उसके साथ होते हैं. इन द सेंस वो सेम रेट पर मिलता है किसान को, किसान वहां पर रख सकता है जब तक अच्छा प्राइस नाही मिले, जोपर्यंत चांगला भाव मिळत नाही तोपर्यंत या निगोशिएबल वेअरहाऊस रिसिप्टचा वापर करून ज्याच्यासाठी सेम इंटरेस्ट रेट लागेल जितका क्रॉप लोनवर होता, किसान आपलं नुकसान टाळू शकतो, किसान खुद का नुकसान टाळ सकता है.
Okay, other farmers have been granted post harvest loans against negotiable warehouse receipts at the commercial rates. So जिनके पास ये किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है या फिर जो इन्वॉल्व नहीं है ये सब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के कैटेगरी में, तो इनको पोस्ट हार्वेस्ट लोन मिलते हैं at the commercial rates. Okay, from 2014-15, in order to provide relief to farmers on occurrence of natural calamities, तो जैसे नैसर्गिक आपत्ति आती है तो उस टाइम के लिए रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए फार्मर को इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% will be continued to be available to banks for the first year on the restructured loan amount on the account of natural calamities. तो इनको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा अगर ऐसी कुछ कैलामिटी आती है, तो नेचुरल कैलामिटी आती है तो उसका टाइम पीरियड होगा 1 साल के लिए, जब आपका लोन पूरा का पूरा रिस्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसी कैलामिटीज की वजह से. और सच restructured loans will be attract normal rate of interest from the second year onwards as per the policy laid down by RBI. तो पहले साल के लिए जो इंटरेस्ट सबवेंशन है उसके हिसाब से 2% के लिए आपका इंटरेस्ट तो कम हो जाएगा, लेकिन अगले साल से द सेकेंड ईयर आपका रेगुलर इंटरेस्ट रेट शुरू हो जाएगा. और ये पॉलिसी हमें आरबीआई ने लेड डाउन की है, मतलब आरबीआई ने दी गई है. ओके, तो हमने 4 मेजर्स देखे. पहली टारगेट के बारे में थी, दूसरा था कितना इंटरेस्ट कम हो सकता है इंटरेस्ट रेट अगर मतलब आप अच्छे से रीपे करते हो, रेगुलरली रीपेमेंट कर लेते हो. तीसरा था इट वाज अबाउट निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट्स एंड किसान क्रेडिट कार्ड. और चौथा था कि अगर नेचुरल कैलामिटीज है तो आपका इंटरेस्ट सबवेंशन कितना हो सकता है और कितने साल के लिए, दैट इज 1 ईयर. और उसके दूसरे साल से फिर से रेगुलर इंटरेस्ट रेट शुरू हो जाएगा. क्योंकि ये 4th पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि नेचुरल कैलामिटीज की वजह से आपके लोन का रीस्ट्रक्चरिंग होता है. ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं? मुझे पता है कि ये बहुत टेक्निकल पॉइंट्स थे, इसकी वजह से मैं आपको फिर से दोहरा रही हूँ ये बार बार. होपफुली आपको समझ में आ रहे होंगे. अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से जाकर ये वीडियो देखना है. पहले तो ये सब पूरे के पूरे रिसिप्ट लिखवाने, नॉट रिसिप्ट, पूरे के पूरे नोट्स लिखवाने, और फिर इसके बारे में अगर कुछ भी है मुझे पूछना है. ओके, नोट्स लिहायला सुरुवात करा. दैट्स लाइक मंत्रा फॉर मी. So let's talk about agricultural marketing. Agricultural marketing system is an efficient way by which the farmers can dispose their surplus produce at a fair and reasonable price. Agricultural marketing system ही अशा प्रकारचा एक efficient रस्ता आहे. efficient way म्हणून रस्ता म्हटलं मी, पण efficient उपाय आहे की ज्याच्या थ्रू फार्मर्स त्यांचे जे सरप्लस प्रोड्यूस असतं, जास्त निर्माण झालेलं प्रोडक्शन असतं, ते रिझनेबल आणि फेअर प्राइसला मार्केटमध्ये आणू शकतात. Is there something you want to tell me? और अपने आप में ही मतलब साउंड हो रहा है. Okay, I don't know about it. तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम से आप एक्सेस जो सरप्लस है, जो फार्मर्स है उनके पास एक्सेस सरप्लस या फिर सरप्लस प्रोडक्शन हुआ है, वो प्रोडक्शन मार्केट में फेयर और रीजनेबल प्राइस दिलवा सकता है, डिस्पोज कर सकते हैं फार्मर उनका प्रोडक्शन. ओके, इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ फार्मर्स एंड देयर एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन द लार्ज एक्सटेंट ऑफ एलॅबोरेट अरेंजमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग. तर फार्मर्सच्या कंडिशनमध्ये इम्प्रूव्ह होण्यासाठी ॲग्रिकल्चर मार्केटिंग सिस्टीम हिचा खूप मोठा हात असतो. इन टर्म्स ऑफ ॲग्रिकल्चर मार्केटिंग, the term agricultural marketing includes all those activities which are mostly related to the procurement, grading, storing, transporting and selling of agricultural produce. तो इसका मतलब है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहते हैं. क्या क्या होते हैं उनमें? प्रोक्योरमेंट, मतलब किसान से वो प्रोक्योर करना जो भी अनाज है वो. ग्रेडिंग, उसका ग्रेडिंग करना, कौन से ग्रेड का, कितने क्वालिटी का, कितने स्टैंडर्ड का ये प्रोड्यूस है. फिर उसका स्टोरेज करना, उसका ट्रांसपोर्ट करना जहां पर चाहिए, और उसका सेलिंग करना एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन द मार्केट. तो ये सब होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में. दस प्रोफेसर फ्रैंक हैज, okay, that's a frank, okay, not frank way.
please. Professor, and not Frank, Fark. Oh, is it Farooq? Sorry, it is Professor Farooq. So, thus, Professor Farooq has rightly observed agricultural marketing comprises all operations involved in the movement of farm produce from producers to the ultimate consumer. So, agriculture marketing मध्ये पूर्ण झिरो ग्राउंड पासून, इन द सेन्स फार्मर कडून धान्य प्रोक्योर करण्यापासून, फार्मर से अनाज प्रोक्योर करने से पूरे के पूरे उसका मार्केटिंग सेलिंग होने तक का काम उसमें इन्वॉल्व रहता है. तो इट कंप्राइजेस ऑल ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ फार्म प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. End-to-end activity. Thus, agricultural marketing includes the operations like collecting, grading, processing, preserving, transportation, and financing. So, multiple activities ची मिळून बनलेली activity agriculture marketing, collecting, grading, processing, म्हणजे त्यांच्यावर जर काही प्रोसेस करायची गरज असेल तर, प्रिझर्वेशन दॅट इज अगेन स्टोरेज, ट्रान्सपोर्टेशन अँड फायनान्सिंग, या सगळ्यासाठी लागणारा फायनान्स. ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट टारगेट्स इन रियलिटी. तो ब्लू वाले जो है वो आपके टारगेट्स है और उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है वो है. तो ये मार्केट यार्ड्स लिंक्ड विथ नाम की व्हाट वी कैन से एन एस्पेक्ट, और इसके साथ साथ हम ईयर के लिए देख रहे हैं. ओके, तो 2017-18 ये पोटेंशियल है, इन द सेंस क्या हो सकता है. ओके, हम अभी के लिए 2015-16 और 16-17 के बारे में एक्चुअल दिख रहे हैं. तो टारगेट था कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में कितना होना चाहिए मार्केट, तो 250 का टारगेट था. ओके, लेकिन रीच कितना हुआ, सिर्फ 21 तक. ओके, फिर अगेन इन 2016-17 टारगेट 450 का था, रीच हुआ 200 का. अभी के लिए 17-18 के लिए जब कैलकुलेट किया गया था उस टाइम, तो वो 585 पोटेंशियली लगता है. ओके, सो दैट इज हाउ वी आर लैगिंग बिहाइंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग और एग्रीकल्चर मार्केटिंग. हमारे टारगेट्स अलग है और उस पर रीच करना बहुत ही ज़्यादा मतलब नहीं हो पा रहा है हमसे. ओके, बहुत लैग है, बहुत मतलब एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल रिजल्ट्स में बहुत ही इनइक्वेलिटी है. सो प्रेजेंट स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंडिया, ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या लैग है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं है, ये सब देखने के लिए हमें ये सिस्टम के प्रेजेंट स्टेट देखनी पड़ेगी. इन इंडिया 4 डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग आर प्रिवेलेंट. 4 टाइप के सिस्टम होते हैं. पहले, सेल इन विलेजेस. द फर्स्ट मेथड open to farmers in India is to sell away their surplus produce in the village money lenders to the village money lenders, traders at the very low price. तो जो भी एक्सेस वाला रहता है अनाज, वो आइदर वे आप गांव के किसी जमींदार को, किसी साहूकार को बेच दो, किसी ट्रेडर को बेच दो बहुत कम प्राइस में. द मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स में बाय इंडिपेंडेंटली और वर्क एज एजेंट ऑफ अ बिगर मर्चेंट ऑफ द नियरली मंडी. तो जो पास वाली मंडी है उसके एजेंट बनकर या फिर खुद के लिए इंडिपेंडेंटली ऐसे ये मनी लेंडर्स मतलब साहूकार और ट्रेडर्स लेंगे. इन इंडिया मोर देन 50% ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आर सोल्ड इन दीज विलेज मार्केट्स इन दिस एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट. क्योंकि इंडिया में बहुत कम ऑर्गेनाइज मार्केट है. हमने देखा कि हर एक 5 किलोमीटर में एक मंडी होना जरूरी है, लेकिन हमने देखा था आसाम या मेघालय के एक 11,000 स्क्वायर मीटर्स के एरिया में सिर्फ एक मंडी है. सो दैट इज ह्यूज डिफरेंस. और इसकी वजह से ऑर्गेनाइज मार्केट विलेज में प्रेजेंट नहीं है, तो इनको कम दाम में विलेज के कोई मनी लेंडर, साहूकार को या फिर ट्रेडर को बेचना पड़ता है, क्योंकि ये लोग ट्रांसपोर्टेशन का और बाकी सबका खर्चा उठा सकते हैं. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कांट डू दैट. ओके, और इसकी वजह से ज्यादा 50%, मोर देन 50% अनाज ये मार्केट में बेचा जाता है. Second, sale in markets. The second method of disposing surplus of Indian farmers is to sell their produce in the weekly village market, Athawda Bazaar, popularly known as hut or hat, or in annual fairs. In the sense जो जत्रा
जैसे उरूस, जत्रा, तो ऐसे जो से त्योहार होते हैं, ऐसे उत्सव होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें या फिर आठवड़ा बाजार जो रहता है, तो वहाँ पर जाकर हफ्ते के लिए वो बेचना, एक दिन में बेचना, और वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पर बहुत बार्गेनिंग होता है और किसान को बहुत कम दाम मिल जाता है उस वो टाइम में. Okay, so first was sale in village, second was sale in markets, third is sale in mandis. The third form of agriculture marketing in India is sell the surplus produce, uh, though mandis located in various small and large town. थ्रू जो छोटे टाउन्स में, बड़े टाउन्स में मंडीज है, वहां पर जाकर बेचना. देर आर नियरली 1700 मंडीज विच आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री. As these mandis are located in the distant place, thus the farmers will have to carry their produce to the mandi and sell those produce to the wholesalers with the help of broker or dalals. सो दलाल किंवा ब्रोकरच्या मदतीने फार्मरना तिथपर्यंत आधी कॅरी करायला लागेल सगळं काही जे असेल ते त्यांचं प्रोड्यूस, एंड देन दे विल हैव टू सेल. सो इसका बहुत खर्चा होता है. फिर मंडी का भी कमीशन रहता है, दलाल्स का भी तो कमीशन रहता है. मतलब ये बहुत ही कॉस्ट नॉन इफेक्टिव वे. ओके, दीज होलसेलर्स ऑफ महाजन्स again sell those farm produce to the mills and factories and to the retailers, who in turn sell these goods to the consumers directly in the retail market. तो फिर ये होलसेलर्स कुछ रिटेलर्स को बेचते, कुछ फैक्ट्रीज को बेचते टू गेट मोर प्रॉफिट, और उसके बाद वो कंज्यूमर तक आता है. मतलब बहुत ज्यादा मिडल मैन है, दलाल, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, मतलब साहूकार, एजेंट्स, उसके बाद आते हैं होलसेलर्स, रिटेलर्स, फैक्ट्रीज, मिल्स. तो ये सब है जिसकी वजह से आपके प्रोड्यूस का प्राइस भी बढ़ता है. लेकिन वो प्राइस जो आप बढ़े हुए दाम से देते हैं मार्केट में अनाज के लिए, आपकी ग्रोसरी के लिए, वो डायरेक्टली किसान तक नहीं पहुंचता. वो किसान तक पहुंचते पहुंचते उसका बहुत छोटा अमाउंट रह जाता है. तो 1 रुपया अगर आप मार्केट में दे रहे हो, किसान तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसे, 8 पैसे, 9 पैसे इतने ही मिलते हैं उसके, बाकी सब बीच में गायब हो जाता है. So cooperative marketing. The fourth form of marketing in the cooperative is cooperative marketing, where marketing societies are formed by farmers to sell the output collectively, to take the advantage of collective bargaining for the obtaining better price. त्याला ग्राहक पंचायत सारख्या गोष्टी म्हणतात. सो आपको पता है कि ग्राहक की मूवमेंट चलती है, जहां पर यहाँ पर बहुत बार उसके सेल भी लगते हैं कि जैसे उन्होंने क्या किया है, कोऑपरेटिव मूवमेंट है. कुछ प्रोड्यूसर्स, कुछ मैन्युफैक्चरर्स एक साथ आए हैं सो दैट कुछ मिडलमैन नहीं हो बीच में, डायरेक्टली प्रोड्यूसर टू ग्राहक. ऐसे बहुत ज्यादा ग्रुप्स भी है जो ऑर्गेनिक फसल उगाते हैं, जो ऑर्गेनिक क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं, डायरेक्टली आकर ग्राहक तक बेचते हैं, डायरेक्टली आकर कंज्यूमर तक बेचते हैं. और उसके लिए अगर उन्होंने मतलब इफ दे हैव जॉइंड देयर हैंड्स, वो अगर एक साथ आते हैं तो क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता है, जो स्टोरेज कॉस्ट होता है, वो सब डिवाइड होता है. तो एक ही फार्मर के शोल्डर पे नहीं रहता, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो कम पैसे देने पड़ते हैं. एंड दैट इज अ वेरी फीजिबल वे. तो हमने देखा कि प्रेजेंटली किसान को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो सरप्लस है वो बेचने के 4 तरीके हैं. पहले तो विलेज में बेचे, मनी लेंडर या फिर एजेंट को, दूसरा ट्रेडर को, दूसरा है सेल इन द मार्केट, डायरेक्टली आकर वो विलेज मार्केट जो रहता है, इन द सेंस आठवड़ा बाजार, तो ऐसे यहाँ पर आकर बेचे. दूसरा सो दैट इज हाट, इन द सेंस बाजार हाट जो आपको पता है, और एनुअल फेयर्स. देन थर्ड इज सेल ऑफ मंडीज. तो मंडीज में आकर, इंडिया में अप टू 1700 मंडीज है ऐसा हमने देखा, लेकिन वहां पर भी बहुत ज्यादा इंटरमीडियरी बॉडीज रहते हैं, छोटे बीच में वाले मिडल मैन रहते हैं. तो दलाल्स रहते हैं, होलसेलर्स रहते हैं, रिटेलर्स रहते हैं, और ये सबकी एक यूनियन है जो किसानों को बहुत कम प्राइस दिलवाती है. उसके बाद आता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग. इसमें किसान खुद की ही सोसाइटी बनाते हैं और फिर मार्केटिंग करते हैं, बेटर प्लेस पे अपना किसान जो अनाज है वो बेच पाते हैं, और उसके साथ साथ बेटर प्राइस भी ऑब्टेन करते हैं. ओके, सो दैट वाज अबाउट present state of agricultural marketing in India. Let's see what comes next. Okay, so conditions for satisfactory development of agricultural marketing in India. So अच्छा हो agricultural market in India. To develop this agricultural marketing system, there are some conditions. Okay, first is dominating middleman. क्यों ये डेवलप नहीं हो रहा है, या फिर क्यों कैसे डेवलप हो सकता है, ये हम देख रहे हैं.
Okay, so पहले dominating middleman. In order to ensure a fair and satisfactory market for agricultural produce, of a middleman is very required. In the sense middleman जो है, जो बहुत ही just a minute, okay. ये जो मिडलमैन है ये बहुत ही डोमिनेटिंग है, इन द सेंस इनका यूनियन है, ये ऑर्गेनाइज्ड है, तो ये क्या करते हैं, बहुत ही डोमिनेटिंग प्रेशर डालते हैं फार्मर्स को और बहुत ही कम दाम में उसका अनाज खरीद लेते हैं। तो पहले तो ये इनके ऊपर थोड़ा रोक डालना होगा। सच मिडलमैन बिटवीन द फार्मर्स एंड द अल्टीमेट यूजुअली डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट। तो ये क्या करता है, नॉर्मल फंक्शनिंग जो नेचुरली होना चाहिए, जैसे हमने देखा था वो बिडिंग लीला, राइट, वो होना चाहिए मार्केट में, वो होता ही नहीं है, क्योंकि कोई प्राइस ही कोट नहीं करता, ज्यादा सब मिलकर एकदम छोटा प्राइस कोट कर लेते। सो दैट इज व्हाट dominating middleman. Then freedom from money lenders. Easy finance facilities should be developed so as to set free the farmers of money lenders who often force them to go for distress sale for their input. In the sense मनी लेंडर्स फ्री मार्केट होना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि फार्मर्स डिस्ट्रेस में आकर अपने कम दाम में सेल करना शुरू करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ओके, देन थर्ड वन इज स्टोरेज फैसिलिटी. Suitable agricultural marketing structure needs an improved and adequate storage facility of the modern warehouse and cold storage. तो क्योंकि उसको अगर प्रोलॉन्ग्ड मतलब डीले करना है सेल में अच्छे प्राइस के लिए, तो स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर में। ओके, तो उसमें मॉडर्न वेयर हाउस होने चाहिए, कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए, क्योंकि खेती है तो उसमें पेरिशेबल गुड्स है जो बहुत जल्दी जल्दी खराब हो सकते हैं, वेस्ट हो सकते हैं. सच फैसिलिटीज कैन रेज द होल्डिंग कैपेसिटी फॉर गेटिंग रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट. इसके साथ क्या होगा, इसके साथ किसानों को एक थोड़ा विश्वास मिलेगा कि वो रख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज में, प्राइस जब बढ़ेगी तो देगा. इसका मतलब वी आर एम्पावरिंग farmers through storage capacities, through storage facilities. Bargaining capacity. The poor bargaining capacity of farmers arising out of poor holding should be improved for getting prices of their produce in the market. In the sense they need to be organized, farmers, because उनको उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत कम है, क्योंकि तो वो ऑर्गेनाइज नहीं है. ओके, इलिटरेट है काइंड ऑफ. ओके, उसके बाद आता है regulated markets. A good number of regulated markets should be set up throughout the country. Manufacturing मतलब regulated markets पूरे कंट्री में सेटअप करने चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग द प्रैक्टिस ऑफ manufacturing the practice of exploitation of farmers by the middleman. In the sense ये जो प्रैक्टिसेस चलिए जिससे डिसीव किया जाता है फार्मर्स को, वो कम करनी चाहिए, वो खत्म करनी चाहिए. वेट्स एंड मेजर्स आर ऑल्सो टू बी, इन द सेंस इस ये मार्केट्स में क्योंकि ये रेगुलेटेड है, तो इसमें ऐसे डिसिप्टिव या एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए. वेट्स मेजर्स रेगुलेट होने चाहिए, तो ये सब भी देखना पड़ेगा. रेगुलेटेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर डेवलपिंग सेटिस्फैक्टरी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. Cheaper and adequate transport must be developed so that farmer can take their produce in the urban market or mandis. So transport facility provide करायलाच पाहिजे. उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी चीपर होनी चाहिए, सो दैट फार्मर को जिस भी मंडी में जाकर बेचना है, जहां पर भी जाकर बेचना है, ही कैन गो टू अर्बन मार्केट्स और मंडीज बाय हिमसेल्फ. He just don't have to he just don't have to depend on any kind of farmers, dalal, agents, money lenders. Okay, he would be independent for himself. Okay, he would feed for himself. Then the agriculture marketing societies. Agriculture marketing cooperative societies should be formed the country for developing a better marketing structure. इन द सेंस अगर आप देखें तो हमने जो प्रॉब्लम थ्रू आउट देखे, वो प्रॉब्लम को हम यहाँ पर समराइज कर रहे हैं कि कैसे प्रॉब्लम, कैसे सिचुएशंस है विच आर कंडीशन विच आर नीडेड टू इम्प्रूव फॉर द सेटिस्फैक्टरी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग. और जिसमें हमने देखा कि हमें डोमिनेटिंग मिडलमैन को कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर
हमें किसानों को फ्रीडम फ्रॉम मनी लैंडर्स, साहूकारों से मुक्ति देनी पड़ेगी, हमें स्टोरेज फैसिलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी किसान की, मार्केट को रेगुलेट करना पड़ेगा थ्रू आउट, उसके वेट्स मेजर प्राइस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंप्रूव और चीपर करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल सोसाइटीज, मार्केटिंग सोसाइटीज बनानी पड़ेगी. तो दीज आर द कंडीशंस फॉर satisfactory development of agricultural marketing in India. Okay, let's see what we have further in our dish. Yeah, defects of agriculture marketing in India. I guess let's see. जितने होते हैं उतने देखते हैं और उसके बाद हम 1-2 मिनट में कट कर लेते हैं. ओके, फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेन डिफेक्ट्स इन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया. सो हमें पता है कि अच्छा क्या होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे पास जो डिफेक्ट्स है वो कौन से. तो एक है लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी. ओके, there is no proper storage or warehousing facility for farmers in the villages where they can store their agricultural produce. Every year 15 to 30% of agricultural produce are damaged either by rats or rains due to the absence of proper storage facility. ऑब्विसली पहिली गोष्ट, स्टोरेज फॅसिलिटीमुळे फार्मर्सना लगेच त्यांचं प्रोड्यूस विकायला लागतं, आणि स्टोरेज फॅसिलिटी नसल्यामुळे हे सगळा प्रॉब्लेम होतो की त्यांना त्यांची प्राइस ठरवता येत नाही, बिकॉज त्यांच्याकडे जी प्रोडक्ट आहेत ती पेरिशेबल गुड्स आहेत आणि ते वेस्ट पण होतं पटकन. रॅट्स म्हणजे उंदरांसारखे प्राणी आणि पावसासारख्या गोष्टी, या सगळ्यामुळे त्यांचं कल्टिवेट केलेलं क्रॉप एफेक्ट होऊ शकतं. ओके, दस द फार्मर्स आर फोर्स्ड to sell their surplus produce just after harvest at a very low and unremunerative price. Remunerative in the sense ज्याच्याने फायदा होऊ शकेल, अनरेम्युनरेटिव्ह म्हणजे नुकसान करणारी प्राइस. तो खूप कमी आणि नुकसान करणाऱ्या प्राइसवर त्यांना विकायला लागतं. दे आर फोर्स्ड टू टेक दॅट प्राइस. They become price taker and not the price maker, even though they are the producers of the produce. Okay, let's see. So lack of storage facility. दूसरा है distress sale. Most of the Indian farmers are very poor and thus have no capacity to wait for better price of his produce in the absence of proper credit facility. जनरली उनकी मनी कंडीशन, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी पुअर होती है कि वो वेट नहीं कर सकते कि क्या हमें अच्छा प्राइस मिलेगा, क्या हमें कितना प्रोड्यूस मिलेगा, क्या हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं. दे डोंट हैव दैट मच काइंड ऑफ facilities, they don't have that much kind of richness of time even or money. Okay, farmers often have to go for it even distress sale of their output to the village moneylenders come traders at a very poor price. हे आपण ऑलरेडी बघितलं होतं. सो डिस्ट्रेस सेल. ओके, लॅक ऑफ स्टोरेज फॅसिलिटी, डिस्ट्रेस सेल. लॅक ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. In the absence of proper road transportation facilities in rural areas, Indian farmers can't reach nearby mandis to sell their produce at fair price. Thus, they prefer to sell their produce at village market itself. आणि विलेज मार्केटमध्ये सेल केल्यामुळे तिथे सगळेच जण खूपदा फार्मर्स असतात, सो त्याला खूप कमी रेट मिळतो. ओके, अनफेवरेबल मंडीज. The conditions of mandis are also not very favorable for farmers. Or in the mandis, the farmers have to wait for disposing their produce, for which there is no storage facilities. आपण हे ऑलरेडी बघितलं होतं आणि मला वाटतं या पॉईंट पासून पुढच्या वेळी आपण कंटिन्यू करूया, कारण तुम्ही आता थोड्या वेळाने झोपाल याची मला पूर्ण खात्री आहे. रादर मला माहिती आहे हे खूपच काय म्हणू आपण त्याला टीडियस टास्क आहे या गोष्टीबद्दल जाणून घेणं, बट दॅट्स हाऊ वी आर इटिंग, सो we need to know about this. Okay,